धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में उपस्थित हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती अलका लांबा जी। आप तमाम जो मीडिया के साथ पधारे हैं, हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा सुनील चतुर्वेदी जी भी अपने संगठन की तरफ से यहाँ पे अलका जी का पुनः स्वागत इस प्रेस वार्ता के अंदर कर दें। संगठन की तरफ से राम सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बिना विलंब के आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अलका लांबा जी कि वो आए और इस विशेष प्रेस वार्ता को आपके बीच में साझा करें। अलका लांबा जी। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जयपुर में ये प्रेस वार्ता में आप शामिल हुए। मैं अभी कल जम्मू से दिल्ली होते हुए जयपुर पहुंची हूं, भारत जोड़ो यात्रा में थे। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, संविधान का दिन है। संविधान में मिले अधिकारों को एक बार फिर से उसके प्रति अपनी वचनबद्धता को है वो दर्शाने और उसको ऊपर अपने निश्चय का दिन है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने एक पत्र मीडिया के माध्यम से जनता के लिए लिखा है। आपकी इजाजत से श्री राहुल गांधी जी का ये जो संदेश है मैं पढ़ना चाहती हूं, ताकि हमारी पूरी राजस्थान की जनता तक ये संदेश जा पाए। श्री राहुल गांधी जी ने लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं यह पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस पद यात्रा में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया उससे मैं अभिभूत हूं। इस यात्रा के दौरान मैंने यानी कि श्री राहुल गांधी जी ने आप सबके विचारों और उनकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुना। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। युवा बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है और देश की सारी संपत्ति चंद पूंजीपतियों के कब्जे में है। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरी जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है और बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। देश में चारों तरफ निराशा का माहौल है। आज हमारी विविधता भी खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिलों में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मैं सड़क से लेकर संसद तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हो, जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। आज हर भारतीय यह महसूस कर रहा है कि आपसी नफरत और झगड़े हमारे देश के विकास में बाधक है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि हम सब समाज में बुराई पैदा करने वाले जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के
मतभेदों से ऊपर उठेंगे। हमारी महानता, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। मेरा आप सभी को यही संदेश है, डरो मत। अपने दिल से डर को निकाल दो। नफरत अपने आप हमारे समाज से खत्म हो जाएगी। इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए एक नई ताकत दी है। यह यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का मात्र एक लक्ष्य है, हक की लड़ाई में कमजोरों की ढाल बनना। जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी आवाज उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। अंतिम पहरा राहुल गांधी जी के संदेश में, कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रति प्रगति के लिए समर्पित है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोना हो, या फिर आजाद देश को सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक ऊंचाइयों पर ले जाना हो, कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज फिर भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने एकता और भाईचारे का संदेश घर तक ले जाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। आप सब इस अभियान का हिस्सा बने और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें, जहां हर भारतीय के पास अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने के समान अवसर हों। श्री राहुल गांधी जी का ये पत्र। श्री राहुल गांधी जी ने कल 26 जनवरी से, आज मैं अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बात कर रही हूं, तो उसी ठीक समय देश के हर राज्य की हर राजधानियों में ठीक आज ही के दिन, आज ही के समय हमारे दूसरे प्रवक्ता भी पूरे देश को मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी दे रहे हैं। 30 जनवरी हम चाहते तो थे कि 26 जनवरी को ये यात्रा कश्मीर में झंडा सलामी के बाद अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़े, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। लेकिन किन्हीं कारणों से 26 जनवरी नहीं, 30 जनवरी अब वो दिन है जब कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा अपना पूरा करके, वो दिन शहादत का दिन है। वो दिन हमारे प्यार से कहे जाने वाले बापू महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है 30 जनवरी। तो पूरे देश में 30 जनवरी को हम लोग, जो हमारा जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस मुख्यालय है, वहां महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर, पूरे देश के हर मुख्यालय पर बापू को श्रद्धांजलि देकर, तिरंगा झंडा को सलामी देते हुए ये यात्रा संपन्न होगी। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से अगले 2 महीने तक, 26 मार्च तक, अब हर राज्य में जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर नीचे तक जाएगा। राजस्थान के अंदर मैं एक बार फिर से अवसर मिला है तो राजस्थान की इस पवित्र धरती से, वीरों की इस भूमि से, किसानों की इस भूमि से सबका धन्यवाद करती हूं। जब ये यात्रा हमारी राजस्थान पहुंची तो पूरे 18 दिन भारत जोड़ो यात्रियों को और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को राजस्थान के लोगों से भरपूर प्यार, स्नेह और समर्थन मिला। 517 किलोमीटर का ये सफर मात्र राजस्थान के अंदर कवर किया गया, जिसमें 6 जिले रहे। तो एक बार अवसर है तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। आज ये यात्रा कश्मीर में पहुंच चुकी है। आज हमारा 131वां दिन है और 3900 किलोमीटर का सफर आज पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी। अब कांग्रेस पार्टी इस भारत जोड़ो अभियान को और अधिक व्यापकता प्रदान करने के लिए समूचे देश में
26 जनवरी से 26 मार्च तक जन संवाद कार्यक्रम जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करेंगी। इस अभियान के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी 6 लाख गांव, हमारे 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 10 लाख मतदान बूथों तक पहुंचकर श्री राहुल गांधी जी का जो संदेश है और मोदी सरकार की जो नाकामियों की चार्जशीट जो है, जो 9 साल का इनका कुशासन रहा, उसकी चार्जशीट पहुंचाना हमारा मकसद रहेगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूं सिर्फ आपको। महंगाई इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। महंगाई में लोगों ने याद किया कि 2014 में कांग्रेस की सरकार ने जिस एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 410 हुआ करते थे वो आज 1050 या 1150 तक पहुंच चुके हैं। जो पेट्रोल कांग्रेस के शासनकाल में 70 रुपए था वो 100 रुपए पार कर गया। जो डीजल 55 रुपए कांग्रेस शासनकाल में था वो 90 रुपए पार कर गया। जो दाल और कीमतें 60-70 थी वो 200 रुपए खाने का तेल और ये पहुंच गया है। आटे के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया गया, यानी कि गरीब के मुंह से नवाला खींचने की कोशिश की गई। 5% अस्पताल में इलाज आईसीयू बेड पे भी 5% जीएसटी लगाकर गरीब से उसका जो है अधिकार छीना गया। 8 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से केंद्र की सरकार ने 29 लाख करोड़ लोगों की जेब से सीधे वसूला है। 29 लाख करोड़। अब देश जानना चाहता है कि हर एक की जेब से पेट्रोल डीजल इन सब से आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 29 लाख करोड़ अगर आपने वसूला तो वो पैसा आपने किसे दिया? सुनिएगा, आजादी के बाद से मई 2014 तक देश पे कुल कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ था। आजादी से लेकर 2014 तक देश पे कर्ज था 55 लाख करोड़ और मात्र पिछले 8 साल में भाजपा के शासन पे देश में ये कर्ज बढ़कर हो गया 155 लाख करोड़। आजादी से लेकर 2014 तक 55 लाख करोड़ और मात्र पिछले 8 साल में मोदी राज में 155 लाख करोड़ पहुंच गया। अब आ जाइए पूंजीपतियों पर कि आप कह रहे 29 लाख करोड़ हमसे वसूला कहां गया? सुनिएगा, महामारी की विभीषिका में 84 करोड़ लोगों की आमदनियां घट गई, लेकिन सरकार की मेहरबानी धन्ना सेठों पर रही। उनका 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। जो बैंकों से पूंजीपतियों ने 10 लाख करोड़ का कर्ज लिया था उसे वसूलने की बजाय उनको बट्टे खाते माफ कर दिया गया, भूलने को कहा गया, उनसे नहीं लिया जा रहा। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 5,35,000 करोड़ बैंक फ्रॉड हुए हैं। कितने? 5,35,000 करोड़ के फ्रॉड हुए और नियोजित रूप से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और बंधु जैसे लोगों को देश से भागने में इसी सरकार ने मदद की और इस सरकार में वो यहां से गए। अब मैं आ जाती हूं ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, दोबारा आते हैं। देश के 5% अमीर लोगों के पास, देश के मात्र 5% अमीर लोगों के पास 60% से अधिक की संपत्ति है। इस देश की जो कुल संपत्ति है उसका 60% हिस्सा देश के मात्र 5% पूंजीपतियों की मुट्ठी में है। नीचे के जो 50% गरीब लोग हैं, मजदूर है, किसान है। गरीब 50% लोगों के पास इस देश की कितनी संपत्ति है? मात्र 3%। विडंबना यह है कि इन 50% गरीब लोगों पर जीएसटी लग रहा है। जीएसटी में इनकी हिस्सेदारी कितनी है गरीब लोगों की? 50% गरीब,
संपत्ति देश की मात्र इनके पास 3%। जीएसटी कितना दे रहे हैं? लगभग 65% जीएसटी में इस 50% गरीब तबके का है और 10% पूंजीपति अमीर जो है, वो जो 10% पूंजीपति अमीर हैं, उनका इस जीएसटी में कितनी भागीदारी है? 3%। गरीब दे रहा है 65% के करीब और ये पूंजीपति दे रहे हैं जीएसटी 3% के करीब। उनकी हिस्सेदारी देश की संपत्तियों में 5% लोगों के पास 60% हिस्सेदारी संपत्तियों में है और यहां पर 50% गरीब के पास देश की संपत्तियों में 3% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देश विश्व के भुखमरी के आंकड़ों में भारत, ये 8 सालों की चार्जशीट हमारी जो है उसके है कि भुखमरी के हालात ये हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को पछाड़ते हुए भारत भुखमरी के कुल 116 देशों की गिनती में 101 नंबर पे खड़ा है। 116 का मतलब है जो देश पहले नंबर पर है वहां पर समृद्धि है, वहां कोई भूखा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उस ग्राफ में नीचे आते जाएंगे, यानी कि दिखाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी है और हम 116 देशों की गिनती में भुखमरी के आंकड़े में 101 नंबर पर खड़े हुए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में 100 बड़े पूंजीपति, जब कोरोना महामारी थी, तालेबंदी थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, भुखमरी की कगार पे चल रहे थे, तब क्या हो रहा था? मात्र देश के 140 करोड़ की आबादी में 100 पूंजीपति, 100 पूंजीपतियों की कमाई कितनी हुई? 13 लाख करोड़ रुपया। सबके काम धंधे बंद, रोजगार नहीं, बेरोजगार, भुखमरी। लेकिन 100 पूंजीपतियों ने उस कोरोना महामारी के बीच में 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और दूसरी तरफ 12 करोड़ मेहनतकश लोग, गरीब मजदूर लोगों ने अपने रोजगार ही खो दिए थे। उस महामारी में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। मोदी जी के कई मित्रों की आय प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपया हो गई। गरीब दिन में 100 रुपया नहीं कमा पाया, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि पूंजीपति मित्र प्रतिदिन 1000 रुपए नहीं, 1000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। एनएसओ की रिपोर्ट यह भी चौंकाने वाली है। तथ्य है कि हर किसान, क्या था दावा मोदी सरकार का? किसानों की आय दुगनी करेंगे। चार्जशीट हमारी है, तथ्य है। संसद सत्र में सवाल पूछे गए सच्चाई जानने के लिए कि क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? जवाब मिलता है लिखित में। हर एक किसान पर 74,000 का कर्ज है, यानी कि हर किसान 74,000 के रुपए के कर्ज में है। हर तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की आवाज उठ रही है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ कर रही है? नहीं कर रही है। 29 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाया, किसानों का कर्ज माफ किया, आय तो दुगनी नहीं हुई। कर्ज माफ किया, बोझ कम किया? नहीं किया। उल्टा हर एक किसान देश का 74,000 रुपए के कर्ज के नीचे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह खुलासा किया संसद में खड़े होकर कि 2020 और 21 में बीच कोरोना महामारी में किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे, आय दुगनी नहीं हो रही, लेकिन वहीं पर पता लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे कम कर दिया गया है। पूंजीपति मित्रों पर दया आ रही है और कर्ज उनका माफ किया गया, पूंजीपति मित्रों का, किसानों का नहीं, उनका। और कितना? 1,84,000 करोड़। कितना? 1,84,000 करोड़ का कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। पूरी जिम्मेदारी के साथ संसद में कांग्रेस के सांसदों द्वारा पूछे गए, राहुल गांधी जी, दूसरे सांसदों द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये सब सांसद भी हैं। ये उन्हीं के सवालों के लिखित जवाब
सदन के पटल पे दिए गए, जिसे लेकर आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। चीनी घुसपैठ की बाहें मरोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। यात्रा जम्मू और कश्मीर में पहुंच चुकी है। लेह लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दुश्मन देश चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, हमारे जवानों पर हमले कर रहे हैं। हमारे जवान पूरी हिम्मत और मुस्तैदी के साथ बिना अपनी जान की परवाह किए हुए इन्हें खदेड़ने का काम सरहदों पे कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं अपने देश के इन जाबाज सिपाहियों को। पूरी देश उनके पीछे ताकत बनकर खड़ा है। लेकिन सरकार की कूटनीति का यह है, भारत की भूभागीय अखंडता को तोड़ा जा रहा है। चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की सीमाओं में ना सिर्फ 2000 स्क्वायर किलोमीटर घुसा हुआ है, बल्कि स्थायी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पूरी रिहायशी कॉलोनियां बना चुका है और बना रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से नजरअंदाज करके इस तरह के बयान देते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। सच्चाई ये है कि वो घुसे हुए हैं और वो घुसने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा सेना उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह के बयान देकर देश को, देश की सरहदों को कमजोर कर रही है। सत्ताधीश आंख मूंद कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, सरहदों के साथ साथ चीन को व्यापार की हदें भी पार कर गई है। चीन से व्यापार की अगर मैं बात करूं, हमारे छोटे कुटीर लघु उद्योग एमएसएमई बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बढ़ावा नहीं दे रहे। आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप चीन से आज भी आयात कर रहे हैं। $100 बिलियन हम घाटे में हैं। चीन हमसे आगे है। हम उनको जितना बेच नहीं पा रहे, उतना वो हमसे हमारे देश में अपना सामान बेच रहा है, जिससे हमारे छोटे उद्योगों को मार पड़ रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा था, चार्जशीट है। 9 साल में 2 निम 18 करोड़। कितनी करोड़ नौकरियां? अभी घोषणा की 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियों में प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले 70,000, 1 लाख भी नहीं, 70,000 नौकरियां कायम खोल रहे हैं। मैंने आपकी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एक एक आंकड़े को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में रखा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, ये हमने पूरे देश भर में एक चार्जशीट के तौर पर सबूत और तथ्यों के आधार पर, पार्लियामेंट की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। अब इसको अगर हम चार्जशीट को आपके सामने, अब यही हमारी जो हाथ से हाथ जोड़ो 26 जनवरी से देश भर से 2 महीने का अभियान शुरू हो रहा है, उसमें हम इस सरकार के ऊपर इन चीजों को सूट बूट की लूट। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी जिसके हवाई जहाज में दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेने, उस उद्योगपति की दौलत 8 साल में 50 गुना बढ़ गई है। भारत के 10% अमीरों के पास 64%, और जबकि 50% गरीब आबादी के पास मात्र 3 से 6% संपत्तियां रह गई हैं। 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों का कर्ज माफ हुआ है। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों के मालिक बन गए हैं।
30%। मोदी जी की छवि चमकाने और ब्रांड मोदी बनाने पर टैक्स पेयर के 10,000 करोड़ खर्च किए गए। पिछले 8 साल में जो अपने आप को फकीर कहते हैं, उन्होंने देश के जो महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उस देश के उस फकीर खुद को कहने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए अपने प्रचार प्रसार में 10,000 करोड़ फूंक डाले। 90% गुप्त इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का खेल क्या है, को लेकर भाजपा ने की सरकारी हफ्ता वसूली। पार्टी की संपत्ति भाजपा ने कितना कमाया? भाजपा राजनीतिक दल ने 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वो कमाया है। किससे? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। कितना पैसा जा रहा है? कुल अगर राजनीतिक दलों को जो चंदा जाता है, उस कुल चंदे का 90% पैसा मात्र भाजपा को जा रहा है और 5,000 करोड़ भाजपा के खाते में आया है। भाई भतीजा जनता पार्टी ने बढ़ाया परिवारवाद। राजनीतिक घरानों से बने 20 मंत्री, क्योंकि परिवारवाद करते हैं, पर इनकी सच्चाई ये है कि 20 मंत्री, 14 MP, 31 MLA, बड़े बड़े नेताओं की, जिसमें राजनाथ सिंह जी कहें या बहुत से और हैं, उनके बेटे और उनके परिवार के लोग हैं। अमित शाह जी का बेटा बना भारतीय क्रिकेट का मालिक। युवाओं को 4 साल अग्निपथ के बाद सिक्योरिटी गार्ड बनने की सलाह है, लेकिन अमित शाह जी का बेटा भारतीय क्रिकेट टीम का मालिक है। बाकी बातें बहुत हैं, लेकिन आपके मुझे उम्मीद है सवाल आएंगे। या आज की सुबह की एक और खबर है जो मैं पढ़ी तो मुझे लगा मैं आपसे इसको उठाऊं। ये सच्चाई है, देश की सरहदों पर मिल रही चुनौतियां, हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, पर सरकार ने इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 of 65 पेट्रोल पॉइंट्स, यानी कि हमारी जो चौकियां थी सरहद पर, 65 चौकियां थी जहां से सरहद की रखवाली हमारा जवान करता था। केंद्र की भाजपा सरकार की विफल नीतियों के कारण 65 में से अब मात्र 26 ही चौकियों पर हमारा हक रह गया है, बाकी पर पूरी तरह से चीन घुसपैठ कर बैठ चुका है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और एक बार फिर कहूंगी, पूरे देश का धन्यवाद कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की ओर से, श्री राहुल गांधी जी की ओर से, कि ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से चली थी। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो और अब बर्फबारी के बीच में, कल जब मैं जम्मू से निकली जयपुर के लिए इस प्रेस वार्ता के लिए, पूरी बर्फबारी हो रही थी। 5-5, 6-6 फुट बर्फ जो है वो कश्मीर श्रीनगर में इस समय पड़ रही है। लेकिन यात्रियों ने ठाना है, श्री राहुल गांधी जी की हिम्मत को देखते हुए, कि जो हम लोगों ने प्रण लिया था कि जो तिरंगा हम हाथ में लेकर भारत जोड़ने निकले हैं, वो तिरंगा कन्याकुमारी से जब चला है तो कश्मीर पहुंचेगा ही। और हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से देश के लोगों का कि उन्होंने खूब हिम्मत दी, खूब ताकत दी, घरों से निकले, किसान निकला, युवा निकला, महिलाएं निकली, मैंने देखा आदिवासी भी निकले, कश्मीरी पंडित, हमारे भाई बहन जिस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बाद लेह और लद्दाख, कारगिल से कल लोग आकर जम्मू में राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में चले और उन्होंने भी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे लेह लद्दाख के लोग, लेह लद्दाख को अपना पूरा एक राज्य देने की मांग कर रहे हो, अपनी खुद की असेंबली की मांग कर रहे हो, लद्दाख लोकसभा के साथ साथ वो लेह और कारगिल में भी अपनी लोकसभा का जो है वो प्रतिनिधित्व चाहते हैं, असेंबली चाहते हैं। इन सब मांगों को कन्याकुमारी से वहां तक उठाया जा रहा है और यही हमारा मकसद था यात्रा का, कि इन सब की आवाज को ताकत मिले, इनके साथ न्याय हो। और मुझे लगता है कि ये यात्रा ये सब करने में कामयाब रही, हर एक की आवाज बनने में कामयाब रही, उनको ताकत देने में कामयाब रही। लेकिन ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती है,
ये यात्रा 26 जनवरी से हाथ जोड़ो एक नए मुकाम की तरफ बढ़ने जा रही है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का और मेरे साथ उपस्थित कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर स्वर्णिम हमारे चतुर्वेदी जी, आदरणीय आरसी चौधरी जी का, राम सिंह कसवा जी का, ललित तुनवर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता में आप मेरे साथ शामिल हुए। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस से यहाँ के प्रभारी आदरणीय रंधावा जी जो पूर्व गृह मंत्री पंजाब रहे हैं, उनका सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि पूरी ताकत से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी पत्रकार साथियों से मेरा बस एक निवेदन है, आपके सवाल लूं। मेरी आज की प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की जो समाप्ति की ओर है, कामयाबी और आगे का हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर ही है। उससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो उसका जवाब मैं देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। उसके अलावा कोई क्षेत्रीय अगर आपके मुद्दे या सवाल हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। उसके लिए क्षेत्रीय नेता आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा अपनी यात्रा में वापस शामिल होने के लिए श्रीनगर निकलना है, क्योंकि कल जम्मू से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए मैं यहाँ आई जयपुर, रात को 12 बजे पहुंची। आज आपसे वार्ता करके मैं अब तुरंत श्रीनगर पहुंच रही हूँ, यात्रा में वापस लौटूंगी। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद और आपके सवालों का स्वागत है। मैडम, आप आपसे हाथ जोड़ो अभियान की बात कर रही हैं। आपके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने की बेटी पार्टी छोड़कर गए और डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो देश में बनाइए जिस देश में हमारे कांग्रेस का क्या स्टैंड है इससे जुड़ा? डॉक्यूमेंट्री को क्या डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस आने वाले दिनों में लोगों के बीच लेके जाएगी, गुजरात लोगों का जो सच है वो दिखाने की कोशिश करेगी? देखिए, मैं आपको फिर कहूं, पार्टी में एक लोकतंत्र है। मैं आज यहाँ पर बैठकर आधिकारिक रूप से एक प्रेस वार्ता कर रही हूँ और मैं प्रवक्ता आधिकारिक रूप से हूँ। मेरा एक एक स्टेटमेंट या हमारे जितने प्रवक्ता गए हैं आधिकारिक है। इस प्रेस वार्ता के बाद अलका लांबा बाहर जाकर निजी तौर पर क्या स्टेटमेंट देती है वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लोकतंत्र, आपका विचार मेरा विचार, राय हमारी जब बंद कमरों में होती है तो 2 लोगों की राय कुछ होती है, 8 की कुछ होती है, तो सर्वसहमति से 8 लोगों की राय को आगे लिया जाता है। आपने जिनका नाम लिया है उनकी अपनी एक राय है डॉक्यूमेंट्री को लेकर, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों पर एक मूवी बनी, पूरा राजनीतिकरण उसका किया गया। आज क्या हमें डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्मों के देश मोहताज है? नहीं, देश अपनी आंखों से जमीन पर हकीकत जो है वो देख रहा है, जान रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, आप जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं या जो फिल्म आई थी कश्मीरी पंडितों पर, हम लोग खुद मिले हैं उनसे, सड़क पर है, जमीन पर है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी है, सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्री को रोका क्यों गया है? लोकतंत्र है ना, आजादी है ना, देखने दीजिए, लोगों को फैसला कर लेने दीजिए। पर ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि ये सरकार एक के बाद एक बेनकाब हो रही है और ये